वह बिच्छू कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक दो बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने ये क्वेश्चन बता रखा है। तो वह साधु संत कौन था, और ठीक है, जिससे दक्षिण भारत आया था, और वह कौन हो गया, और वह आपका इस ऑप्शन के आधार पे आप जान सकते हो, बता सकते हो, वह आपका भद्रबाहु हो गया। क्योंकि अश्वघोष तो आपका कनिष्क के समय आएगा, ये ध्यान रखना, इसके समकालीन था। उपगुप्त आपको अशोक के समय आएगा, और वसुमित्र भी इसी के, और भद्रबाहु ये है आपका। ठीक है, तो भद्रबाहु जैन गुरु था जिससे जैन धर्म धारण किया था, इसलिए आंसर क्या हो गया, भद्रबाहु। तो इसकी व्याख्या नहीं बता रहा, देख लेना वीडियो में। अब वामन में क्वेश्चन पे आ जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएं तो आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनी ने प्रशंसा की वह है, मैंने आपको बताया था, यहां लगा दिया। तो जो मेरे मित्र हैं जो जुड़ चुके हैं, और ठीक है, इसमें आपको जो एक विशेष क्वेश्चन है, लैपटॉप लग जाता, देखो, लोगों ने जिस गुण की प्रशंसा, अर्थात मेगास्थनी ने भारतीय लोगों के जिस गुण की प्रशंसा की है वह कौन है। तो मेरे मित्रों, ठीक है, नत्थन सिंह जी, कुलदीप जी, रवि सिंह जी, विजय सिंह जी, आशीष, ठीक, हकीम सिंह जी, ओम प्रकाश जी, रोते जी, अमरान जी, विजय सिंह जी, ठीक है, आप जो जुड़ चुके हैं प्रिय मित्रों। तो अभी हम आपसे पहले बाद में बातें करेंगे, क्योंकि आज 40 क्वेश्चन आपको कराने हैं, और जितने भी आपकी नोटबुक है, नोटबुक में आपको नीचे इनके कथन या कुछ मिलने वाले हैं, और सीधे सीधे आपको नोटबुक में अपने ऐड कर लेना। ठीक है, थोड़ी में हम नहीं पढ़ा पाते, इसलिए ऑब्जेक्ट टाइम मैंने इसके लिए आपको दे दिए हैं। तो भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनी ने प्रशंसा की है, अर्थात सबसे ज्यादा जब भारत में ये रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय रहा था मेगास्थनी, तो यहाँ भारत के लोगों की विशेषता क्या देखी थी, तो उनका उच्च नैतिक स्तर देखा था, क्योंकि ये अच्छे व्यवहार के हैं, और इनके नैतिक शिक्षा जो व्यवहार के आदर्शवादी शिक्षा है, इन्होंने कहा भी था, अपनी इंडिका में कथन लिखा था कि यहाँ के लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करते। इनका जो व्यवसाय होता है, जिनका जो पेशा होता है, वह उसी पेशा को अपनाते हैं। इसलिए नैतिक शिक्षा अर्थात जिस काम को दिया गया है उसी काम को ये करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, सुशील जी, श्वेता जी, कुलदीप सिंह जी, रोतेज जी, रश्मि जी, ठीक है, आप जुड़ चुके हो, नत्थन सिंह जी, तो आप बहुत बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया, और इसका आंसर 3 अधिकतर बच्चों ने बताया, कुछ एक ने बताया। तो ध्यान रखना, इसमें विशेष से नैतिक शिक्षा की, अर्थात समाज के नैतिक शिक्षा की इन्होंने विशेषता बताई है। तो पूजा सिंह जी 3 बताया, सोना जी, ठीक है। तो विशेष करके आपको ऐसे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, और आज 40 प्रश्न है, इसलिए समय कम दूंगा, और आपको आंसर फटाफट बताने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिनकी व्याख्या बताने वाली है, तो ये विशेष ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी आराम से बता सकते हो। श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है, आराम से आप बता सकते हो। इन राजा में श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है, और वह चंद्रगुप्त मौर्य से है। मैंने बताया 298 ईसा पूर्व में अपने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म धारण करके दक्षिण भारत चला गया था, और वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर श्रवण बेलगोला में, ठीक है, मैसूर कर्नाटक पड़ता, वहां जैन धर्म धारण किया था, और सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो आप विशेष करके ध्यान रखें। गुरु देखना क्या है इसमें, तो देखिए नत्थन सिंह जी, गेम से चल रहा है इसमें, आगे देखें। तो आगे ये क्वेश्चन है, अब आ जाइए आपका 54 में। देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी आराम से आप कर दोगे, और इसकी व्याख्या आप जानते हैं कौन सा आंसर है। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य काल में सर्वाधिक कौन था, तक्षशिला था। तो इसका आंसर 54 ये हुआ। 55 पे आ जाइए।
निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान दिया था? ठीक है, पर्याप्त ध्यान दिया था, तो पर्याप्त ध्यान किन राजाओं ने दिया था जल प्रबंधन का? बताइए मेरे मित्रों। और ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके मैंने इसमें जितने क्वेश्चन बनाए थे इसमें ये भी बना दिए हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं कर सकता फिर आपको कट जाएगा। ये है प्रश्न। सौराष्ट्र का मतलब है गुजरात, तो गुजरात में सौराष्ट्र अंचल में जो गुजरात है, तो गुजरात की बात चल रही थी। ठीक है, तो गुजरात की सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन का मतलब है सीधी बात कर रहा है, सुदर्शन झील से बात कर रहा है। तभी तो मैंने आपको जितने घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे हुए पेपर हैं ये आपको पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, विजय सिंह जी, रश्मि जी, राकेश जी, विजय सिंह जी, रोतेश कुमारी जी, कुलदीप सिंह, ठीक है, पुष्पेन जी, और आपके जितने, ठीक है, राजा गुर्जर साहब जी भी ये रखे हैं। तो राजे जो भी है आपका, तो विशेष करके आपको सौराष्ट्र अंचल की जल प्रबंधन की सुदर्शन झील की बात पूछ रहा है। तो चंद्रमोहन ने इसका निर्माण करवाया था, अशोक ने इसका विस्तार करवाया था, और रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसलिए आंसर इसका चारों माने जाएंगे। अर्थात किसका संबंध है? पर्याप्त ध्यान देने वाले हाकिम सिंह जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, पूजा सिंह जी 4 है। तो आप आंसर देते जाएं, आज आपको आंसर फटाफट फटाफट देने हैं, और इसका आंसर हो गया आपका 4 हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इंडिका का लेखक आप जानते हैं, बार बार ये 2-3 बार क्वेश्चन आपने टाइप हुआ है। तो इंडिका का लेखक है, ये क्वेश्चन आपको टेट में आया था, बिल्कुल यही भाषा मैंने इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया है। इंडिका का लेखक कौन था? ठीक है, ये टेट में आपका क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है। तो मेरे मित्रों ध्यान दें, तो इंडिका का लेखक कौन है और इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। अब देखिए आगे जो हमारे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों ने जन्म मृत्यु का पंजीकरण किसके शासन काल में किया? तो विशेष करके आपको जन्म मृत्यु का पंजीकरण पूछे, तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण किसके काल में किया? तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण और किस काल में किया जाता था? मौर्य काल में किया जाता था। तो विशेष करके इसको ध्यान रखना है, ये भी शायद क्वेश्चन रीट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण भारतीय इतिहास में पहली बार कौन से काल से हुआ? तो जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण आज भी प्रसिद्ध है सोना जी, ठीक है, आज भी प्रसिद्ध है आपका। और भारतीय इतिहास में जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण है वो कौन से काल में माना जाता है? मौर्य काल में। इसकी व्याख्या भी मैं आपको बता चुका हूं। अब तो आपको लगता है क्वेश्चन याद हो चुके हैं, ऑब्जेक्ट टाइप जितना करोगे उतनी ही आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 58 वाला प्रश्न ध्यान से देखें। मेगास्थनी किसका राजदूत था? ठीक है, अब देखो लगते क्वेश्चन वही सरल हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कह क्या रहा है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा? सिकंदर का था कि बिंदुसार का था कि सेल्यूकस का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था? यहां मैं आपको रुक रहा हूं और यहां आपको आंसर देना है ध्यान से। बहुत नॉर्मल प्रश्न है। अब इसका आंसर आप दें। अब इसका आंसर के लिए मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मेगास्थनी किसका राजदूत था? बताइए आंसर। तो रानी सिंह जी का 3, 58 का 3 चल रहा है। ठीक है, आशा कुमारी का 4, आकाश कुमार का 3, कमलेश शर्मा का 3, पूजा सिंह का 3, नत्थन सिंह का 3, पुष्पेन जी होलकर जी का 4। हाँ जी बताओ। इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ। बिल्कुल छोटा सा बहुत सरल सा प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर देना, ध्यान से पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो सरल होते हैं, भाषा थोड़ी हम समझ नहीं पाते। और रोतेश कुमारी जी का भी 3 है, आशा रावत जी का 3 है, विजय फौजदारी का 3 है, मानिक सोलंकी का 3 है, होलकर साहब पुष्पन जी का 3 है। बताइए मेरे मित्रों फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर 3, अधिकतर 3 आ रहा। रश्मि सोलंकी जी का 3 है, संतोष शर्मा जी का 3 है। ठीक है, अधिकतर 3 ऑप्शन चल रहा है। और बताइए इसका आंसर क्या है? मेगास्थनी किसका राजदूत था? संतोष शर्मा जी का 3 है। ठीक है मेरे मित्रों जुड़िए, और आपको और 90 तक आपको क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य की कला संस्कृति, स्थापत्य कला, कला संस्कृति के 90 प्रश्न, और कह रहा हूँ घुमा फिरा के कैसे पूछ ले, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको 3 है, बहुत अच्छा, सोना जी का भी 3 है। तो आप ध्यान रखना, वास्तव में आपका आंसर सही है।
यदि कोई करेगा तो सीधा मेगास्टीन चंद्रगुप्त मौर्य करे आएगा। वो पूछ रहा है राजदूत किसका था, बहुत बढ़िया आंसर दिया मेरे मित्रों ने, जितने भी आंसर थे 3 था, बहुत बढ़िया आंसर आपने सोच समझ के दिया। ठीक है, तो गुर्जर साहब जी का भी 3 है। तो विशेष करके ध्यान रखना, राजदूत पूछ रहा है, हाँ दरबारी पूछे कि मेगास्टीन किसका दरबारी राजदूत था, किसका दरबारी था, तो दरबारी जब शब्द आया जब आंसर क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। लेकिन वो बात पूछ रहा है, राजदूत की बात पूछ रहा है, तो राजदूत का आंसर कौन हो गया, सेल्यूकस हो गया। दरबारी की बात पूछे जब आंसर ये होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, सेल्यूकस आंसर आपका ये माना जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आधे सही आधे गलत कर देंगे अनुज सिंह जी। ठीक है, राम राम जी। तो विशेष करके इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नॉर्मल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आने लायक, बस भाषा का चेंज है, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, अगला प्रश्न 59वां, ध्यान से पढ़ें, फटाफट आंसर दें क्योंकि 90 तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तनु जी, हाँ जी नमस्ते। आप जुड़ें, अपने मित्रों को जुड़ें, उन मित्रों को भी फायदा होगा। अपने एक एक परम मित्र को जरूर कहें कि सर की लाइव क्लास और थ्योरी पहले क्लास होती है, एक क्लास थ्योरी की होती है, उसमें जितने ऑब्जेक्ट टाइप बन सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं, उन सब के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। 1 से 2 हिस्ट्री की क्लास ऑनलाइन थ्योरी प्लस ऑब्जेक्ट टाइप, पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी फिर ऑब्जेक्ट टाइप पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या है अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमसे बच जाते हैं वो भी आपको आ जाएंगे और अपनी थ्योरी टाइप में उनको जाते ही शाम को अपने उतार लेना। अब तो आपको आंसर दे रहे हैं, दोबारा वीडियो शाम को देखनी है और फिर जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लाइन है और उसी थ्योरी में चंद्रगुप्त मौर्य के टॉपिक में इन सबको लिख लेना है। और गारंटी से कह रहा हूँ एक क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, सभी क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, तो 59 का 4 ऋतु अग्रवाल जी का 4 है, नत्थन जी का 4 है, आकाश जी का 4 है। ठीक है, संतोष जी का 4 है, रानी जी, अभय जी, पूजा सिंह, ये आप 4 और 1 चल रहा है। तो किस नाटक का ग्रंथ की कहानियों का पिटोरा कहते हैं, किस ग्रंथ को कहानियों का पिटारा कहा जाता है, तो कहानियों का पिटारा किसे कहते हैं, तो कहानियों का पिटारा तूतीनामा को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, तूतीनामा को कहते हैं। और तूतीनामा का जो आपका अगला जो मैंने प्रश्न बनाना है, तूतीनामा का जो रचयिता है और वह कौन है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन ये चर्चित रहा है, क्योंकि ये चर्चित इसलिए रहा है कि मध्यकाल में प्राचीन भारत की अनेक कहानियों से लेकर के मध्यकाल के तक ये चर्चित रहा। अकबर के समय अकबर तो बहुत सुनता था इसकी कहानियाँ। तूतीनामा अपने हरमदल में अपनी बेगमों के साथ, रखेलों के साथ, उनके साथ रहता था, दासियों के साथ रहता था और वो एक प्रेम कहानी सुनता था, वही तूतीनामा है। और अव्वल फजल से राजपुरोहित से इसने इसे दोबारा कहते हैं चित्र द्वारा 250 चित्र दोबारा बनवाए, दोबारा इसे चित्रित किया और इस प्रकार कहते हैं तूतीनामा चर्चित है। प्राचीन काल कहते हैं कि राजपूत काल, मध्यकाल की प्रसिद्ध कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं, बामन प्रेम कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं। अकबर इसलिए इस प्रेम कहानी के रूप में इसे पढ़ा करता था। तो इसलिए ध्यान रखना, अकबर इस कहानी से बड़ा प्रभावित हुआ, इस ग्रंथ से बड़ा प्रभावित हुआ। तूतीनामा बामन कहते हैं, जो किसने लिखा था, जियाउद्दीन नकाशी साहब ने लिखा था। और इसमें बामन कहानियाँ हैं। और आपको एक रोचकता आपको बता दूं, 2 मिनट इसकी मैं समय लूँगा, आपको ध्यान से सुने। सर आपकी क्लास 3 PM होती है, हाँ जी, 3 को पॉलिटिकल की क्लास होती है, 3 को पॉलिटिकल की क्लास होती है। वही सिस्टम है, थ्योरी पढ़ना फिर ऑब्जेक्ट टाइप करना, 3 से 4 पॉलिटिकल की, 1 से 2 आपकी हिस्ट्री की होती है। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्ट टाइप तीनों चल रही हैं आपके। पॉलिटिकल में तो आपको करंट वाली टॉपिक चल रहा है, यदि उस टॉपिक का कोई करंट जुड़ा है, कोई नई बातें जुड़ी है, तो विशेष करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, पॉलिटिकल तो आपको अपडेट पढ़नी पड़ती है। आज हम कुछ हैं, कल उसका अधिकारी कोई आ गया तो वहाँ कोई नियम चेंज कर दिया, और मोदी सरकार ने अनेक आयोगों में चेंज कर दिया है, इसलिए बहुत चेंज होने वाला है। पॉलिटिकल लगभग 10% हर साल चेंज हो जाती है, उसके अधिकारी चेंज हो जाते हैं या कोई नियम कायदा कानून चेंज हो जाता है, इसलिए पॉलिटिकल को आपको अपडेट रहना पड़ेगा। हिस्ट्री तो चल जाती है, 1-2 लाइन घटती हैं बढ़ती हैं, लेकिन पॉलिटिकल में काफ़ी 10% चेंज हो जाता है मेरे मित्रों। ठीक है, रश्मि सोलंकी जी ने 1 दिया, 3 दिया आपने। तो तूतीनामा का जियाउद्दीन नक्सावी है। अब इसके बारे में थोड़ी सी 2 मिनट में आपको कहानी सुना देता हूँ कि हुआ क्या था। इस कहानी का जो कथावाचक है, लेखक तो ये है, लेकिन इस लेखक ने जो कहानी सुनाने वाला है, जो कथावाचक है,
कथा जो वाचक है वह एक तोता है। तोता की कथा तूतीनामा, तूती को तोता फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तोता कथावाचक है। वह क्या था, जियादुन नक्सावी अपनी इस ग्रंथ में कहता है कि एक व्यापारी था। अब ये कहानी यहाँ से चालू होती है कि एक व्यापारी था और उसकी नया विवाह हुआ था, नया विवाह हुआ था। जो व्यापार करता था अक्सर अपने घर से बाहर जाया करता था, और जब अपने घर से बाहर जाने के लिए, व्यापार करने के लिए जाने वाला था, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है उसी समय अब कहते हैं वह अपनी नवीन जो नई पत्नी थी, अर्थात उसने जो विवाह किया था, उसके कुछ अवगुण थे। वो व्यक्तियों से बातें करती थी, व्यक्तियों से बातें करने में रुचि रखती थी, अर्थात उसके प्रेमी शादी से पहले अनेक प्रेमी थे, शादी से पहले अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी, और शायद अब भी इस समय इसकी यही स्थिति थी, और ये पुरुषों से बातें करती थी। अक्सर जब व्यापारी अपने घर था, 2-4 घंटे के लिए घर से बाहर, अपने नगर से बाहर चला जाता, तो वह किसी व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए चली जाती। जब इसे मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी का यह व्यवहार गलत है, अपनी पत्नी को इस कार्य से रोकने के लिए, क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए, लगभग 1-1.25 महीने के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए, अपनी व्यापार करने के लिए वस्तु खरीदना था, कच्चा माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इसी उद्देश्य से उसने कहा कि मैं क्या करूं, और एक दिन कहते हैं तोता मैना का जोड़ा लेकर के आया और अपनी नवीन नई रानी पत्नी को दे दिया, जो थोड़ा आचरण से सही नहीं थी लेकिन अत्यधिक सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन आचरण से सुंदर, कहते हैं अंदर से, कहते हैं आचरण से सुंदर नहीं थी, विशेष करके आचरण उसके सही नहीं थे। इसलिए उसने तोता मैना का एक जोड़ा और किसको दे दिया, अपनी पत्नी से कहा कि ये मेरी शादी की, कहते हैं गिफ्ट है, आपके लिए गिफ्ट है, और मैं कुछ समय के लिए 1 या 1.25 महीने के लिए व्यापार करने का कच्चा माल लेने जा रहा हूँ, जब तक आप यहाँ रहें। और आप देखो ये तोता है, ये तोता मानव की तरह बोलता है, ये आपको एक बहुत सुंदर सुंदर रोज कहानियां सुनाया करेगा, ठीक है। बाद में बात करूँ, ठीक है। बबीता जी, पंकज जी नमस्ते। तो मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो तोता, कहते हैं वह व्यापारी कहता है कि ये तोता, रानी अपनी पत्नी से कहता है कि यह तोता मानव की तरह बोलता है, इसकी घरवाली पत्नी है, इसके साथ रहती है। तोता मैना का जोड़ा लाया, अपनी रानी को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, और व्यापारी ने कहा पत्नी से कि ये मेरा प्रिय तोता है, मानव की तरह बोलता है, और रोज एक कहानी, रोचक कहानी आपको सुनाएगा, आपका मन लग जाएगा जब तक मैं लौट आऊँगा। अब अवैध संबंध बनाने के लिए कहते हैं कि जब अवैध संबंध बनाती थी, तोता को बता गया था कि यार तू मेरा मित्र है, मेरी पत्नी को अवैध संबंध से तुझे रोकना है। ये कहानी कहते हैं रात्रि काल होते ही शुरू करनी है और प्रातः होने तक वो समाप्त करनी है। और इस प्रकार कहते हैं व्यापारी चला जाता है, और तोता जैसे रात्रि काल होता खाना पीने के बाद, और पत्नी उससे जब तोते को देखती, सुंदर था, मानव की तरह बोलता था, माने कि भाई तू मुझे कहानी सुनाएगा, कि ठीक है कहानी। इस प्रकार कहते हैं ये कहानी सुनाता था, साय से लेकर के सुबह होने तक, एक कहते हैं पहले पैर तक तोता उसकी पत्नी को कहानी सुनाता। इस प्रकार बहुत रोचक कहानियां, प्रेम कहानियां सुनाया करता था। इन प्रेम कहानियों में ऐसी, ठीक है, आनंद आता था। इस प्रकार कहते 52 दिनों तक, जब तक व्यापारी नहीं आया, 52 दिन के बाद आया होगा या 52वें दिन आया होगा, और 52 कहानियाँ 52 दिन के बाद आया हो, तभी तो 52 कहानियाँ सुनाई थी। 52 कहानियाँ सुनाता है, वही पुस्तक है तूतीनामा। अवसर मिलेगा तो आपको तूतीनामा के 2-3 कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, कभी सुनाएंगे। बस आपको यही बताना था कि तूतीनामा एक ग्रंथ है जो कहते हैं मध्यकाल में बहुत चर्चित रहा, और इसका संबंध भी ऐसी कहानियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया है। तो तूतीनामा ग्रंथ किसका, जियादुन नक्काशी का है। कहते हैं कोई संस्कृत ग्रंथ था, उससे अनुवाद किया अकबर ने, उसे बाद में चित्रित किया, 250 चित्रों के द्वारा किया। तो ठीक है तनु जी, आपको नीतू सिंह, हमारे अनेक मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 61वां है, कि 90 क्वेश्चन आपको कराने हैं। 61वां क्वेश्चन ध्यान से देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर भारत प्रसिद्ध था। शायद मुझे लगता है ये प्रश्न आपको सी-टेट में आया था। सी-टेट में 9th क्लास एनसीईआरटी बुक में से ये क्वेश्चन आया हुआ था। 8th क्लास थी, शायद 8th क्लास थी, 8वीं क्लास एनसीईआरटी दिल्ली की किताब में। तेजपाल जी, गुर्जा जी नमस्ते, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये सी-टेट का प्रश्न है, आपको ध्यान रखना।
ठीक है, ये सी टेट में आया हुआ समय तो मुझे पता नहीं, लेकिन 100% मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके अनुसार? कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? ये मैंने थ्योरी में कराया था। ये आपको आंसर देना है और आंसर आने लग गए। 3 आंसर, नीतू सिंह जी का 3, रश्मि जी का 3, रानी जी का 3, नत्थन जी का 3, मनिक जी का 3, संतोष जी विजय फौजदार की 3, कमलेश शर्मा 3, तनु जगीना, ठीक है बी, दूसरा बबीता फौजदार 3, आकाश शर्मा 3, अंजू अवस्थी 3, सुशील श्वेता तफर भी आपका 3, पंकज सिंह विनोद जी 3। तो सभी के 3 आ रहे हैं। इसका मतलब वो थोड़ी आप पढ़ करके आए हो, कल संडे का रविवार का पूरा फायदा आपने उठाया होगा। और इस प्रकार कहते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कंबलों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर भारत में सर्दी ज़्यादा लगती है तो ऐसे याद रखिए कंबलों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दक्षिण भारत किसके लिए था? ये आपने पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया है। तो दक्षिण भारत इसके लिए और उत्तर भारत कंबलों के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए आंसर ये हुआ आपका जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है मेरे मित्रों, आप जुड़े रहें। अब देखिए 62वां प्रश्न, ध्यान रखना कल बिंदुसार आपको पूरा बिंदुसार कराया जाएगा, तो ध्यान रखें और इसका आंसर आप दें। देखिए क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में गण संघों के विषय में बताया गया है? अर्थात गण संघ एक बज्जी संघ था जो 8 संघों का गण था। ऐसे बज्जी संघ अन्य गण संघों के बारे में बताया गया है। वो कौन सा ग्रंथ है? तो विशेष करके ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र इंडिका, व्रत कथा मंजरी, मुद्रा राक्षस। तो इसमें जो विशेष है अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में गण संघों के बारे में बताया है। बज्जी एक संघ था, ठीक है। वैशाली लिच्छवी की राजकुमारी आपने सुना होगा, वही वैशाली का संबंध है जो लिच्छवी राजवंश से संबंध था। और चेटक, ठीक है, मैंने आपको महाजनपद में पढ़ाया था। चेटक की बहन और एक बेटी बताई थी। चेटक की कहते हैं चेलना, ठीक है। एक पुत्री का संबंध बताया था और एक बहन बताई थी जो महावीर स्वामी की माता थी। कौन थी? त्रिशला, ये इसकी बहन थी। चेटक कहाँ कर आया था? बज्जी संघ कर आया था, जो ये 8 संघों का राज्य था। यहाँ पे लिच्छवी राजवंश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है और ये फर्स्ट टिकट में आया था अभी 9 अगस्त को कि लिच्छवी कहाँ के प्रसिद्ध थे? वैशाली के वंश संघ थे, कुछ ऐसा आया था। वैशाली का प्रसिद्ध था, तो ऐसे क्वेश्चन आया था। तो लिच्छवी शायद उसका आंसर था, या बज्जी कुछ ऐसे दिया था। यही तीनों चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। चेलना इसकी पुत्री थी, त्रिशला इसकी बहन थी, अर्थात महावीर स्वामी की माता। अब ये क्वेश्चन आपको आ जाए कि निम्न में से, ठीक है, महावीर स्वामी की माता थी, और एक क्वेश्चन आ जाए कि महावीर स्वामी का संबंध मगध के किस राजा से था? तो बिंबिसार से था, क्योंकि बिंबिसार का विवाह किससे हुआ था? चेलना से। ये क्वेश्चन आपको आ जाए, महावीर स्वामी का संबंध मगध के किस राजा से रिश्तेदारी थी, संबंध था? जीजा साला हो गया, मामा की लड़की हो गई। तो मामा की लड़की किसके साथ विवाह हुआ था? बिंबिसार के साथ, ठीक है, बिंबिसार के साथ इसका विवाह हुआ था। इस प्रकार कहते हैं महावीर स्वामी और बिंबिसार का सगा संबंध था। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आप गढ़ संघ का मतलब यही कहानी आपको बतानी थी, क्योंकि इसके बारे में, चेटक के बारे में, अर्थात बज्जी संघ की वैशाली या लिच्छवी के बारे में पूछा जाता है, या चेलना, त्रिशला या महावीर स्वामी या बिंबिसार के बारे में पूछा जाता है। मैंने आपको जीवक बताया था, वो भी पेपर में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चनों की व्याख्या करते रहें तो आपको क्लियर क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे मित्रों। ठीक है, आगे पढ़ें। नीतू लाइव आ जा। हाँ, नीतू को बुला रही हैं, उनकी मित्र हैं, सहेली हैं, लाइव आएंगे, सब आएंगे और आपको आएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे। अब देखिए 63 में आ जाए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन की प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दूंगा और आपको आंसर फटाफट इसका बताना है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन की प्रत्येक समिति में कुल कितने सदस्य थे? बताइए। 63 का आंसर बताइए। कहाँ गए? फटाफट आंसर दें। 63 का आंसर क्या है? 63 का आंसर बताइए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन की प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो कितने सदस्य हुआ करते थे वह आपको बताना है। इसका आंसर क्या है?
63 का 2, ठीक है। रानी पंकज जी 2, अंजू 5, 5 कहाँ से आ गया? नीतू सिंह जी 1, ठीक है। आंसर दीजिए। सुरेश चंद्र जी 2, ओम प्रकाश जी सोलंकी 2, नत्थन सिंह 6, विजय फौजदार 6 कहाँ से? अच्छा 1 का 6, विजय फौजदार जी 2, बबीता जी 2, रोते जी 2, ठीक है। मानिक सोलंकी 2, पूजा सिंह जी 2, तनु आपका ए, नीतू सिंह जी 5, कमलेश शर्मा 1, आकाश शर्मा 5। अच्छा सीधे सदस्य बता रहे हो आप। तो मैगस्टीन के पाटलिपुत्र के प्रशासन में प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रत्येक समिति में कहते हैं कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक में कितने कितने सदस्य थे? 5-5 थे। इसलिए कुल मंत्री कितने हो गए? 30 थे। अर्थात आंसर क्या होगा कि कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने देव खेमरा जी, इसलिए मैंने दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी में। तो आपका 63 वाला ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए 64 में। बताइए इसका आंसर। इसका आप दे सकते हो, मुझे आशा है, बहुत अच्छी आशा है आपसे, ये आप इसका आंसर दे सकते हो। देखिए ध्यान से पढ़ें। मैगस्टीन के अनुसार मौर्य राजा का राजमहल किसका बना था? किसका बना हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको आंसर देना है। 64 का आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए, ठीक है, फटाफट दीजिए। इसका आंसर क्या है? ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है। अनलाइक भी करते हैं, बहुत बढ़िया, कि मालूम तो पड़ता है कि अनलाइक वाले भी कम से कम देख तो रहे हैं। अनलाइक कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं, एक बच्चा करता है, अक्सर होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब वो दिख रहा है कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। जबकि आपको कुछ मिल रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक कहते हैं सहानुभूति पैदा करनी चाहिए, मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार लाइक करें, जितना हो सके अपने मित्रों को जोड़ें। आप लाइक जब तो कर लोगे, अनलाइक वाला लाइक तब तो कर लेगा जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप ठीक है टेंशन ना लें और आपको लाइक करें, जितना लाइक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक से मतलब है, अनलाइक तो दुनिया के, अनलाइक तो अनलकी तो हम भी हैं। तो मैगस्टीन में मौर्य राजा का राजमहल किसका बना था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसका बना हुआ था? किसका? आकाश कुमार जी 3 है, लकड़ी का। लकड़ी का 3 आंसर चल रहा है, लकड़ी का। बहुत बढ़िया आंसर। इसका मतलब है आप मेरी थ्योरी सुनते हैं, इसका मतलब मेरी आप थ्योरी सुनते हैं। अनलाइक वाला भी मेरी थ्योरी सुन रहा है। और ये क्वेश्चन आने के चांस से ध्यान रखना, वेरी मोस्ट डालना इस प्रश्न पे, ये आने के चांस है इस प्रश्न पे कि इनके मकान किनके बने थे, और लकड़ी के बने थे, ठीक है। और जब कहते हैं, जब अशोक के समय, आगे कहा जाता है कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद जैसे गुप्तकाल आएगा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फायान आएगा, जब वो अशोक के राजमहलों को, लकड़ी के राजमहलों को देखेगा तो एक कथन कहेगा कि अशोक के लकड़ी के राजमहलों को इसने देवताओं द्वारा निर्मित कहा है। ये कथन फायान का है। अशोक के लकड़ी के महलों को देवताओं द्वारा निर्मित कहने वाला फायान था, जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आएगा। इसलिए इनके महल, चंद्रगुप्त के भी महल और अशोक के महल, अर्थात मौर्य वंश के राजाओं के महल, जो बेडरूम जिसे कह सकते हैं, सैन्य कक्ष कह सकते हैं, राजप्रसाद कह सकते हैं, वो किसके बने होते थे? वो किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे, ठीक है मेरे मित्रों। आगे बात करते हैं 65 की बात करते हैं, ध्यान से सुने। अब कठिन क्वेश्चन आपके आने जा रहे हैं। आप रीट वाले यदि आपने पुराने क्वेश्चन देखे हों तो ध्यान से देखना, उसमें कथन आते हैं हर साल, इसलिए मैंने कथन डाले हैं। और कथन इतने इंपॉर्टेंट्स हैं, जो अधिकतर पेपर में पूछे गए वही कथन आ रहे हैं। तो कथन पूछे गए, रीट में पूछे गए हैं, मौर्य काल में, गुप्त काल में कथन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये कथन डाल दिए जो ऐतिहासिक कथन रहे, ठीक है। पुष्पेन जी, नीतू सिंह जी, हाँ जी, अशोक के महल थे लकड़ी के, हाँ जी अशोक के भी थे। मैं कह रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के लकड़ी के महल सबसे सुंदर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के भी लकड़ी के थे, अशोक मौर्य के भी थे, लेकिन अशोक मौर्य के साक्ष्य मिले थे फायान को, ठीक है। इंडिका में भी लकड़ी के महल बताए हैं, लेकिन लकड़ी के महलों को, अशोक के लकड़ी के महलों को, ठीक है, देवताओं द्वारा निर्मित कहने वाला फायान था, वो
अशोक के महल मिले थे, चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं मिलेंगे। लेकिन कहते हैं इंडिका पुस्तक में तो लकड़ी के महलों का भी उल्लेख मिलता है, इसलिए ध्यान रखना दोनों के महल लकड़ी के बने थे। सबसे सुंदर थे नीतू सिंह जी, अशोक के थे। सबसे सुंदर किसके थे? अशोक के सबसे सुंदर थे। तो शब्द शब्द में आपको क्वेश्चन चेंज हो जाता है। बताइए इसका आंसर बहुत बढ़िया है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से, इसका मतलब एक कथन है ये। कोई कह रहा है, इतिहासकार कह रहा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से, प्राचीर का मतलब रक्षा प्राचीर, किला, चारों तरफ दीवार थी, ठीक है, दीवार से घिरा खूबसूरत नगर है जिसमें कितने बुर्ज हैं? बुर्जों की संख्या ये भी ध्यान रखना, 570 बुर्ज हैं। और द्वार कितने थे? मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसके द्वार कितने थे? 64 थे। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए। कुल बुर्ज कितने थे? 570 बुर्ज थे। कुल द्वार कितने थे? 64 थे। ये कथन किसका है? इसका मतलब है उस समय जिसने देखे होंगे, उस समय था, उस समय आपको कौन कौन थे? एक मेगास्थनी था, एक चाणक्य था। तो सीधी बात है, आंसर तो इनका होगा। वह फायान हैंगसांग आए थे जब तक ये खंडर हो चुके थे, केवल अवशेष के रूप में मिले थे, अवशेष थे उसके, लेकिन इनके समय तो पूरा द्वार था। इसका मतलब है, अब बताइए इन दोनों में से क्या होगा? बताइए आंसर 1 होगा कि 4 होगा? बुद्धि लगाना, ध्यान से सुनना। रोतेश कुमारी सरता जी ध्यान से समझना, और जो मैंने क्वेश्चन पुराने पढ़ाए हैं उसी आधार पे इसका आंसर निकल सकता है। ध्यान से आप सोचे तो ध्यान से आंसर निकल सकता है। बताइए आंसर, और 10 सेकंड इसके लिए दे रहा हूँ। फटाफट ध्यान से सोचें और ध्यान से पढ़ें, दिमाग लगाएं कि यदि कैसा, मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ आपको घुमा फिरा के कोई कथन पूछ ले आराम से क्लियर कर सकते हो। क्यों? यदि आपने कोई प्रशासनिक सामाजिक की व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था पढ़ी होगी। नीतू सिंह जी ने 1 दिया, पुष्पन जी ने 1 दिया, रोतेश कुमारी जी ने 2 दिया, पंकज सिंह जी ने 4 दिया, रश्मि जी ने 1 दिया। बताइए आंसर। ऐसे कथन आते हैं और आपको कथन बताना है, तो इसका ध्यान रखना। मैंने पहले कहा था कि पाटलिपुत्र का प्रशासन का, नगर का उल्लेख किसमें मिलता है? इंडिका में मिलता है। किसका मिलता है? इंडिका में। तो बस ध्यान रखना, कथन घुमा फिरा के पाटलिपुत्र शहर के बारे में कथन पूछे, शहर के बारे में कथन पूछे, जनता के बारे में कथन आपको मौर्य काल में पूछे, तो आपको मेगास्थनीज कर देना, आप मेगास्थनीज कर देना। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बनाए हैं, तो ध्यान रखना। इसका आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं। 66, क्योंकि 90 प्रश्न आपको आज ही कराने हैं खत्म, और कल बिंदुसार चलेगा, अभी 20 मिनट आराम से हो जाएंगे। और 66 का आंसर 65 का अपने रानी जी सिंह ने 1 दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया। बताइए इसका आंसर क्या है? पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? मुझे लग रहा है कि आशा है कि आप सही आंसर इसका बताएंगे। मुझे आशा कि आप आंसर इसका सही बताएंगे। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं। बताइए आंसर। 66 का आंसर देने लग जाइए। ओम प्रकाश जी 1। इसका आंसर बताइए। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे कहते? ध्यान से समझें, ध्यान से समझें, आंसर ध्यान से दें। बबीता फौजदार जी 1, पूजा सिंह जी 1, रश्मि सोलंकी जी 3 आंसर दिया। ठीक है, पढ़ते जाएं और आंसर देते जाएं। पुष्पेन जी ने 1 दिया, पुष्पेन जी होलकर 1 दिया, देव शर्मा जी ने 1 दिया, हाकिम सिंह ने 1 दिया, रानी सिंह ने 1 दिया, रश्मि सोलंकी ने 3 दिया, सरता चौधरी ने 1 दिया, रोहते जी ने 1 दिया, पंकज सिंह ने 1 दिया, मनेक सोलंकी 3, कमलेश शर्मा जी 1। हाँ जी, बताइए आंसर, फटाफट बताइए। रश्मि सोलंकी 3, संतोष शर्मा जी 3, सुरेश चंद 1। लाइक फटाफट कर दें सब, और आंसर देते जाएं, लाइक करते जाएं। आंसर सही चल रहा है आपका, सही चल रहा है। आकाश कुमार जी 3, वैभव फौजदार जी 3, ठीक है, शक्ति सिंह जी 3, मनिक सोलंकी 3। फटाफट आंसर लाइक करें और फटाफट आंसर दें। आंसर दीजिए। अभय, अक्षय रॉय, ठीक है, अनिकेश रॉय, अशोक, संतोष शर्मा 3, बबीता फौजदार जी 3। बताइए आंसर। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछ रहा है, ये मौर्य वंश का संस्थापक नहीं पूछ रहा, ये मौर्य वंश का संस्थापक नहीं पूछ रहा, ये पाटलिपुत्र का संस्थापक 16 जनपद पढ़ाए थे जब मैंने मगध बताया था। मगध में तीसरा राजा बताया था, और तीसरा राजा कौन था? उदयन आंसर था। इसलिए मेरे अनेक मित्रों ने इसका आंसर सही बताया कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी किनारे, गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है।
और ये किसने बसाया था? उदयन ने बताया था, जो अजातशत्रु का लड़का था, बिंबसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन, उदयन का नागदशक। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। तो पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध राजधानी रही थी, वह शहर किसने बसाया था? वो उदयन ने बसाया था। एक उदयन है, उदयन इस साम्राज्य का नहीं है। ठीक है, उदयन गलत बताते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे, उदयन बताते हैं उदयन ने पाटलिपुत्र संस्थापक था, उदयन आंसर नहीं है। ठीक है, उदयन अलग वंश का राजा था। ठीक है, जैसे बौद्ध ग्रंथ जिसने चुना था, ये उदयन है, उदयन अलग है, उदयन अलग है, दोनों राजा अलग है, ध्यान रखना इस बात को। आगे बात करते हैं 67 पे। 67 पे चलते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार मौर्यों को ब्रसल कहा गया है? और आप आंसर इसका दे सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये भी क्वेश्चन आने लायक है, ध्यान रखना। रीट आपके जो एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आने लायक है। बताइए, किस ग्रंथ के अनुसार मौर्यों को, मौर्य वंश के जो राजा थे, उनको ब्रसल कहा गया है? ब्रसल कहा गया है निम्न जाति। ब्रसल का मतलब है निम्न वर्ग, निम्न कुल, या निम्न कुल भी कह सकते हैं। अर्थ ऐसे जो कहते हैं पशुओं का पालन करने वाले, पशुओं का पालन करने वाले, पशुओं का पालन पोषण से अपना जीवन व्यतीत करने वाले ब्रसल निम्न कुल के हैं, जिन्हें ब्रसल कहा गया है, पशुओं को चराने वाले। और कहते हैं, ये कहने वाला कौन था? तो मैंने आपको किताब बताई थी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा विशाख दत्त की, इसका रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मुद्रा राक्षस होगा। तो मैंने आपको शुरू में कहानी बताई थी इसी की। मुद्रा राक्षस के अनुसार पाटलिपुत्र के आचार्य चाणक्य को एक बालक मिला, जिससे शिकारी से 1000 पुराण में, ठीक है, 1000 पण में, सॉरी 1000 पण में खरीदा था, और वह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कहते हैं ये ब्राह्मण मुद्रा राक्षस विशाख दत्त गुप्तकालीन ब्राह्मण था, नाटककार था, इसलिए इन्हें निम्न कुल कहा। जबकि आपने कथा सरित सागर जो आपका सोमदेव सूर्य सोमदेव की थी, कथा सरित सागर, व्रत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की थी, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की थी, और कथा सरित सागर सोमदेव की थी। ठीक है, ये सोमदेव जी की थी। और देवी चंद्रगुप्तम भी किसकी है? विशाख दत्त की है। और इंडिका आप जानते हो मेगास्थीन्स की है। तो ये आप ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है मुद्रा राक्षस है। तो ब्रसल जाति से मुद्रा राक्षस का था। अगला क्वेश्चन देखें, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? तो विशेष करके मौर्य सम्राट, मौर्य समाज के विशेष मुख्य रूप से 7 राजा हुए। अनेक राजा बताते हैं, मुख्यतः 7 राजा थे। पहला चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा क्रम से बिंदुसार था, तीसरा अशोक था, अशोक का लड़का कुणाल जिसे कहते हैं, फिर आपका संप्रति था, फिर दशरथ था, फिर बृहद्रथ था। तो ऐसे कहते हैं जैन धर्म धारण करने वाला इसमें से कौन है? तो जैन धर्म धारण करने वाले 2 थे, ध्यान रखना। इसमें आपको एक दे रखे, शुरू के दे रखे हैं। तो इसमें जैन धर्म धारण करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया था। ठीक है, बिंदु धर्म ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था, दशरथ मौर्य ने आजीवक संप्रदाय, ये दोनों आजीवक संप्रदाय के हैं, इन दोनों ने आजीवक संप्रदाय अपनाया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और इसने जैन धर्म अपनाया था। तो आंसर हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? ये पेपर, ये एसएसटी सेकंड ग्रेड में आया था। ये क्वेश्चन आपको एसएसटी सेकंड ग्रेड में जितने मैंने क्वेश्चन कराए, इसमें कम से कम 25-30 प्रश्न, ठीक है, 25-30 प्रश्न आपको पेपर में आ चुके हैं। अर्थात लगभग हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन, जो मैं 3 पार्ट कराए हैं आपको, 10-10 क्वेश्चन आपको, लगभग 30 क्वेश्चन आपको पेपर में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं। इसलिए मैं आपको आंसर, तो आप आंसर दें। और इसका मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध है? जब मैं कहानी सुना रहा था तो इसको कभी कभी शॉर्ट में इसकी कहानी सुना देता हूँ, उनमें ये शब्द आते हैं। ये एसएसटी सेकंड ग्रेड, एसएसटी सेकंड ग्रेड में, एसएसटी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है, और ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध है। मौर्य काल की बात कर रहा है, मौर्य काल की बात कर रहा है। और सुवर्णगिरी किसके लिए प्रसिद्ध था? उस समय धार्मिक
केंद्र था, इसलिए प्रसिद्ध माना गया है। बाद में राजनीतिक केंद्र बन गया, लेकिन शुरू में जो प्रसिद्ध रहा है अधिकतर उस समय जो आज प्रसिद्धि की बात है वो धार्मिक केंद्र थे, यहाँ जैन भिक्षु रहते थे। ठीक है, नग्न अवस्था में जैन भिक्षु रहते थे और भद्रवाह वहीं रहता था, चंद्र मौर्य वहीं गया था, इसलिए इसका आंसर धार्मिक केंद्र है, जो SST सेकेंड ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पेपर जो आए हुए हैं शिक्षक भर्ती के पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी मैंने आपको डाल दिया है। आगे देखें, अभी ये भी मैंने आपको करा दिया। मौर्य युग में भवन व राजमहल किसके बने होते थे? अभी मैंने बताया था मौर्य काल में भवन या राजमहल किसके बने होते थे? लकड़ी के। ठीक है, तो लकड़ी के बने होते थे। इसका आप आंसर जानते हो, किसके बने होते थे? ठीक है, आप जुड़े रहें, बहुत सारे कठिन क्वेश्चन भी आने वाले हैं जो तुमने शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हमारे पेपर में आ जाएं। अपनी नोटबुक में, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अपनी नोटबुक में इनको लिख लेना। ठीक है, अपनी नोटबुक में चंद्र मौर्य के बाद एक पन्ना जब भी है, एक पन्ना 6 लाइनें 7 लाइनें खाली छोड़ा करो, उनके बीच में लिख दिया करो जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर भी लकड़ी है। 71 पे चलते हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपको कराना है जो मैं व्याख्या नहीं बतानी और सीधे सीधे प्रश्न है। पाटलिपुत्र के भव्य महल का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अब तो आप बता दोगे इसका आंसर, अब तो सीधे आंसर देना। जितने ऑब्जेक्टिव करोगे आंसर, थोड़ी तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें गलती करे आते हैं और कहते हैं कि भव्य महल का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो वो महल आ गए। और महल कहाँ होंगे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का मतलब प्रशासन, नगर, और नगर प्रशासन का उल्लेख किस में है? बस थोड़ी पढ़ना सीख जाओ। किस में है? इंडिका में। किस में है? इंडिका में है। नीतू सिंह ने 4 दिया, तो किस में है? ठीक है, इंडिका में। पाटलिपुत्र का संबंध महल आ जाए, नगर आ जाए, घर आ जाए, सब आपको किस में आएंगे? प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था इंडिका में है, इसलिए इसका आंसर इंडिका होगा। अब आइए 72, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ये घुमा फिरा करके वो ये जैन गुरु पूछ रहा है, बताइए। ज्यादा व्याख्या नहीं दूंगा, आंसर ही दूंगा केवल इसका। 4 है। ठीक है, 72 का क्या आंसर है? 72 का आंसर 71 का 4 चल रहा है, 71 का 4 हो गया। अब 72 का बताइए, 72 का आंसर क्या है? 72 का आंसर क्या है? आपने 4 दिया सभी ने। 71 का आंसर आपने सभी ने 4 दिया, जितने मेरे मित्र मैंने नाम बोले थे पहले उन सब ने 4 दिया। 72 का आंसर दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान से जैन धर्म धारण किया था? जैन धर्मगुरु कौन था? ठीक है, जैन धर्मगुरु कौन था? किसकी बात चल रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात चल रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर भद्रभाहु हो गया। क्या हो गया? भद्रभाहु हो गया। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न है। और अशोक ने किससे धर्म धारण किया था? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में 9 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया है। 150 प्रश्न आते हैं इंडिया हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के। इसमें क्वेश्चन आया था दीपा वंश के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ दीपा वंश के अनुसार अशोक मौर्य ने किससे प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म धारण किया था? जब दीपा वंश बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पूछे, उपगुप्त आएगा। अन्य ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले, लेकिन अशोक आपकी 6वीं किताब के अनुसार अशोक सबसे पहले निग्रोध 6 साल का सन्यासी था, इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन पूर्णतः बौद्ध धर्म धारण किया था किसके कहने पर? किसके से प्रभावित हुआ? उपगुप्त से। इसलिए फर्स्ट ईयर में इसका आंसर उपगुप्त ही माना गया है। दीपा वंश के अनुसार उपगुप्त था। ठीक है, तो निग्रोध से प्रभावित हुआ था, उपगुप्त से बौद्ध धर्म धारण किया था। ये आंसर है। भद्रभाहु कौन था? भद्रभाहु आपने जाना होगा, जैन गुरु हो गया। ये तो जैन गुरु आप जानते हैं। शीलभद्र भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर में देखो ऑब्जेक्टिव के सीधे प्रश्न पूछे गए थे। सीधा क्वेश्चन आया था नालंदा का, हर्षवर्धन के समय नालंदा का कुलपति कौन था? हर्षवर्धन के समय पूछा था। हर्षवर्धन के समय, ठीक है, जो 8वीं सदी थी, 601 में 7वीं सदी में राजा बना था, तो 7वीं सदी में हर्षवर्धन नाम का राजा हुआ। उस समय नालंदा का कुलपति कौन था? ये क्वेश्चन आपको पेपर में फर्स्ट के लेक्चर में पूछा गया था, और ये आंसर है इसका शीलभद्र। क्या आंसर है? शीलभद्र है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, निग्रोध कौन था जो अशोक मौर्य सबसे पहले प्रभावित हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म किससे धारण किया था? उपगुप्त से। भद्रभाहु जैन धर्म धारण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान से जैन धर्म धारण किया था? इसका आंसर क्या हो गया आपका? भद्रभाहु। लेकिन जैन शीलभद्र कौन था? हर्षवर्धन के समय। और किसका कुलपति था? नालंदा का कुलपति था। किसका था ये? नालंदा का कुलपति था। ठीक है, शीलभद्र नालंदा का कुलपति था। भद्रभाहु चंद्र मौर्य का जैन गुरु था। उपगुप्त से अशोक मौर्य ने
बौद्ध धर्म धारण किया था निग्रोध से, सबसे पहले अशोक प्रभावित हुआ था। आगे बात करें 73 में पहुंचे हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज में कौन सा वर्ग नहीं था? इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, और ये भी अच्छा प्रश्न है और आने वाला प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आंसर दें, इसका दें आंसर। बताइए कौन से का आंसर चल रहा है? अब 73 का आंसर दें, 72 का हो गया आपका, ठीक है। बताइए 74 का आंसर दें, 74 का आंसर देने लगे। नीतू सिंह जी का 73 का एक हो गया, 1 3 73 का चल रहा है। मैं 74 का पूछ रहा हूँ, आप फटाफट 73 छोड़ें। इनका है एक आंसर, मेगास्थनी के अनुसार मौर्य समाज में कौन सा वर्ग नहीं था? 1। ओम प्रकाश सोलंकी जी 1। मौर्य समाज में कौन सा वर्ग नहीं था? बबीता जी 1। रोतेश कुमारी जी 1। मेगास्थनी के अनुसार मौर्य समाज में कौन सा वर्ग नहीं था? आने लायक प्रश्न है, कौन सा वर्ग नहीं था? कौन सा वर्ग नहीं था समाज में? कौन सा नहीं था? दास। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, मनिक जी 1 आंसर, बहुत बढ़िया। सरता चौधरी जी 1, अंजू अवस्थी जी 1। बताइए आंसर बताइए, कौन सा वर्ग नहीं था? नहीं पूछ रहा है कौन सा, मैं किसके अनुसार? मेगास्थनी। और मेगास्थनी ने कितने समाज में बताए थे? समाज में 7 ट्रिक भी बताई थी। इंडिका की सभा में किसी सैनिक ने दार्शनिक अहीर को मार डाला, और इसने किसका संबंध नहीं है? इसने दास प्रथा मना किया था। जबकि चाणक्य ने दास प्रथा 9 वर्गों पे 9 प्रकार बताए थे। कमलेश शर्मा जी 1 है, रश्मि जी 1 है, बहुत बढ़िया। नत्थन सिंह जी 1 है। तो इसका आंसर कितना हो गया? तो इसका आंसर हो गया दास, अर्थात दास प्रथा नहीं थी, दास नहीं थे। बाकी आपको मैंने बता दिया, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ठीक है, दार्शनिक अहीर, वो आपको थे। और इसका आंसर क्या होगा? दास, ठीक है, ठीक है नीतू सिंह जी। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना, दास नहीं थे, दास नहीं थे। आगे देखें, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? जबकि चाणक्य ने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दासों का उल्लेख किया है। अभी मैंने व्याख्या बताई थी कितने दासों का उल्लेख किया है। तो चाणक्य तो दासों का उल्लेख करता है, लेकिन इंडिका मेगास्थनी उल्लेख नहीं करते। और इस प्रकार कितने कितने प्रकार के दास प्रकारों का? 9 प्रकार के दास प्रकारों का। तो इसका आंसर कितना हो गया? 9 हो गया। तो ठीक है, पीछे कुछ कठिन क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ये सीधी सीधी फैक्ट मैंने लिखाए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75 की ओर, क्योंकि आपके 90 प्रश्न हैं। समय आपका 5-7 मिनट है, आराम से हो जाएंगे। मुझे आंसर बताते जाना है। निम्न में से कौन सा शासक भारत का प्रथम चक्रवर्ती राष्ट्रीय सम्राट था? तो पहला चक्रवर्ती राज सम्राट, ध्यान रखना, आपको यदि मौर्य वंश के राजा या इन राजाओं में से पूछे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य करना है, ठीक है। और नंद वंश के उदय के समय पूछे तो महापद्म नंदी था। महापद्म नंदी मगध के उदय के समय था, लेकिन केवल मगध की बात पूछे, भारत का, केवल भारत की विशेष बात पूछे, ठीक है, भारत का प्रथम सम्राट। तो जब आपको आंसर चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक था, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। बहुत अच्छा, सभी ने आंसर बताया, ठीक है। सभी मेरे साथ जो जितने जुड़े हुए हैं सबका नाम ले चुका हूँ, आपने सबका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 75वां क्वेश्चन, 90 है इसलिए मैं फटाफट इनको लेके चल रहा हूँ। पेरी प्लस, ये ध्यान रखना, इस पर भी मोस्ट लगा लेना। ये मैंने 6वीं क्लास से लिया हुआ है। कुछ शब्द ऐसे जो कथन आए हुए हैं 6वीं किताब, दिल्ली वाली किताब या राजस्थान बोर्ड वाली 6वीं 7वीं 8वीं वाली किताब, वहाँ से ये शब्द मैंने लिए हुए हैं। यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पेरी प्लस क्या है? पेरी प्लस एक समुद्री यात्रा है। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान की रानी सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह हुआ था, तो अपनी ससुराल जाता होगा तो समुद्र यात्रा करता होगा, मानो जहां में तो गए ही होगा, ठीक है। इस प्रकार समुद्र यात्रा का उल्लेख है। तो इन ग्रंथों में पेरी प्लस को क्या कहा गया है? समुद्र कहा गया है। यह ध्यान रखना, समुद्र यात्रा का
उल्लेख है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एंट्री कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके 77 वाले प्रश्न पे। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? तो भारत का पहला विदेशी इतिहासकार किसे कहते हैं? सीधा आंसर है मैगस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला विदेशी इतिहासकार किसे कहते हैं? भारत का पहला विदेशी इतिहासकार किसको कहा जाता है? मैगस्थनीज को कहा जाता है। मेरे मित्रों, बात कम कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है सब मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, आप आंसर देते जाएं, आपको ज़्यादा ज़्यादा मैटर पहुंच जाए, ये मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको रखे हैं। आगे बात करते हैं 78 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एरिथ्रियन सी ग्रीक भाषा का मैंने पहले कह दिया, जो मैंने ये क्वेश्चन कोई हाई लेवल के नहीं है, छठवीं से छठवीं 7वीं 8वीं के किताब की पुस्तक के हैं, जो आपकी पुस्तकें आपकी मध्य शिक्षा बोर्ड में चल रही हैं। तो एरिथ्रियन शब्द का अर्थ पूछा, ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, मैंने पहले कहा पर्वत पायल, ये पूछ ले जाते हैं, इसका आंसर लाल सागर है। ये ज्योग्राफी नहीं है, ये इतिहास है। तो मौर्य काल में लाल सागर को एरिथ्रियन कहा गया है। कहते इंडो, जो आपके इंडिका पुस्तक है, मैगस्थनीज है, अनेक दार्शनिक हैं, ठीक है, उन्होंने इसे लाल सागर क्या नाम दिया था? एरिथ्रियन। एरिथ्रियन, एरिथ्रियन ध्यान रख लेना, 78 का 2 नहीं 1 है लाल सागर। ठीक है, एरिथ्रियन सी, इसलिए दोनों इंपोर्टेंट है। पेरिप्लस भी बता दिया, समुद्र को कह गए, और एरिथ्रियन कौन से? लाल सागर को कहा गया है। बात करते हैं 79 की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है? तो आप जानते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र में बताया था, लेकिन कौन सा कहा जाता है? अर्थशास्त्र किस अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है? कौन से अध्याय में है? तो आप लिख लेना सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य अर्थशास्त्र में पुस्तक में दिया हुआ है। तो कौन से में? 6वां अध्याय है। तो कौन सा मित्रों? 6वां अध्याय है। तो कौन सा है? 6वां अध्याय, ध्यान रखना मेरे मित्रों, ध्यान रखें इस बात को। आगे आ जाओ 80 में। मैगस्थनी ने किस जैन ग्रंथ को नग्न साधु कहा है? तो मैगस्थनी और चाणक्य के बारे में मैंने पूरा इतिहास बताया है। चाणक्य के बारे में जितने क्वेश्चन होते हैं, किस जैन ग्रंथ में नग्न साधु कहा है? तो निर्ग्रंथों को किसको कहा है? निर्ग्रंथों को कहा गया है। तो जैन ग्रंथ में नग्न साधु नंगे रहते हैं। ठीक है, जो आपके जो जैनी थे, निर्ग्रंथ थे, वो निर्ग्रंथ इनको कहा गया है। आगे आगे पार्श्वनाथ जी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी 23वां जैन जो साधु था, ठीक है, तीर्थकर था, उनके जो अनुयायी थे उन्होंने निर्ग्रंथ कहा गया है। तो पार्श्वनाथ जी को निर्ग्रंथ कहते हैं, इसलिए इसने कहा था। अब 81वां प्रश्न है आपका, फटाफट 90 तक पहुंच रहे हैं, आंसर देते जाएं। ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ा रखे हैं। लो सिद्धांत किसने दिया था? लो विजय का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य ने दिया था। तो इसका आंसर हो गया ये, सीधा प्रश्न है। आगे पहुंचे किस काल में? अब इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किस काल को साहित्य सृजन का काल, अर्थात साहित्यों की उत्पत्ति हुई थी, साहित्य लिखना चालू हुआ था, साहित्य प्रसिद्ध हुए थे, तो मौर्य काल कर देना। ठीक है, जब साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? मुगल काल में। साहित्य का स्वर्णकाल मुगल काल में जो संबंध माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना साहित्य सृजन का काल किसे कहा जाता है? मौर्य काल को कहा जाता है। इसलिए बढ़िया प्रश्न है 82वां। अब देखिए 83वां प्रश्न, निम्न में से किस काल में सर्वप्रथम सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था? तो प्रशासन व्यवस्था का संबंध सबसे पहले कौन से काल से है? तो कौन से काल से माना गया है? तो आपको मौर्य काल से है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? मौर्य काल है। तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले, ये अच्छा प्रश्न है, तो सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल से चालू हुई। और अब आपके सामने 84वां प्रश्न है। ठीक है, ये मैंने पहले कह दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6वीं से लेकर 8वीं 10वीं तक की किताबों में से ये मैंने क्वेश्चन, जो पीछे के क्वेश्चन आए उन्हें वहां से लिए हुए हैं। तो चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर, भद्रवाह की गुफा, बहुत बढ़िया प्रश्न, आज तक शायद आपने ये प्रश्न नहीं देखा होगा। तो ये क्वेश्चन वैसे आप यदि नहीं बताता तो शायद आप सही कर आते हैं, कि मैंने कहा कि भाई जब वह मंदिर बनाएगा, अर्थात वो साधु संत हो गया, और इस प्रकार, और ये कहाँ रहेगा? गुफा में अपनी तपस्या करेगा, तो अधिकतर कहाँ आएंगी? श्रवणबेलगोला कर्नाटक, सीधा सीधा आंसर है।
नहीं बताते तो सीधी आपने मैंने थोड़ी पढ़ाई है तो आप आंसर इसका दे सकते थे मेरे मित्रों, आप इसका आंसर दे सकते थे और दिया होगा आपने। अब देखिए 85वां क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये भी आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस विदेशी यात्री ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? हेराक्लीज कहने वाला कौन था? तो श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, ठीक है। और हेराक्लीज किसने कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। किसने कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मेगास्थनीज हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखें 85। अब 86 में देखें, ये कथन है, ये कथन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कथन, ध्यान से देखें पहले। ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में पूछा गया है कि जब लोग दरिद्र होते हैं अर्थात गरीब होते हैं तो वे लालची हो जाते हैं, अर्थात उनको यदि हम रख लें तो वे लालची प्रवृत्ति के होते हैं। जब वे लालची हो जाते हैं तो असंतुष्ट होते हैं, अर्थात उनका कितना भी दे दो लालची प्रवृत्ति हो जाती है। असंतुष्ट होने पर स्वेच्छा से वे कहते हैं तेरे साथ होंगे, शत्रु के पक्ष में पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है, ये चाणक्य कह रहा है। ये कौन कह रहा है? चाणक्य कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य से कि ये दरिद्र व्यक्ति होते हैं उनको दूरी रखो, उनसे अपने जासूस रखो, सलाह करके उनसे अपनी सेना में दो, क्योंकि ये लालची प्रवृत्ति के होते हैं। थोड़ा सा पैसा दिखा और तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे दुश्मन के विरोध में पहुंच जाएंगे। इसलिए ये कथन किसका? चाणक्य का है। ये कथन किसका? चाणक्य का है। ये फर्स्ट ईयर लेक्चर में आपको पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस कथन को भी। 87 में आ जाओ। राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है, उसके बिना राज्य एक बांझ गाय के समान है। और ये कथन कहते हैं, ये सब किसके हैं? ये चाणक्य कथन है। किसका कथन है ये भी चाणक्य का है। तो लगातार 2 मैंने आपको कथन बताए कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। इस कथन को मैं आपको विस्तार से आपका थोड़ा जूम कर देता हूँ। राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है, इसके बिना राज्य एक बांझ गाय के समान है। तो ये कथन भी किसका है? ये कथन भी आपका चाणक्य का है। तो आप जानना इसका कथन चाणक्य है, ठीक है। 88वें क्वेश्चन पर पहुंचे। कल बिंदुसार के लिए तैयार रहें, 1 बजे आपको 90 क्वेश्चन होने वाले हैं। बस 2 मिनट रुकें और ये क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कोई भी क्वेश्चन कला संसदीय बारे में पूछेगा, आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे मित्रों। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? अभी बताया था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? तो पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पॉलीब्रोथा। और श्री कृष्ण को, ये श्री कृष्ण को ध्यान रखना, एंट्री कर लेना इसको। ये श्री कृष्ण को कहा है इंडिका में, ये पाटलिपुत्र को कहा है, इसे भी एंट्री कर लेना, ठीक है। ये इसे शिव को कहा है, शिव को कहा है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? पाटलिपुत्र क्या कहा है? पॉलीब्रोथा कहा है। ये 88वां क्वेश्चन हुआ। 89वें क्वेश्चन में आ जाए। देखिए, मौर्य वंश का कौन सा शासक जिसने जैन धर्म को अंगीकार किया था और जैन धर्म धारण किया था? जैन धर्म को धारण करने वाला, तो जैन धर्म को मौर्य वंश का राजा जिसने जैन धर्म धारण किया और जिसने संलेखना विधि द्वारा भी अपने प्राण त्यागे, वह कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, दशरथ मौर्य, संप्रति है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। तो आप इसका आंसर जानते ही हो, ये तो है ही है। इसके साथ संप्रति भी है, इसने भी जैन धर्म धारण किया था, इसने भी संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। इसलिए 1 और 4 आंसर होगा। और इसका आंसर क्या है? 1 और 4 है। ये आंसर है इसका 1 और 4, ठीक है। तो ये दोनों ने संलेखना विधि द्वारा और जैन धर्म धारण किया था। इसका आंसर ये हुआ। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन आपके 90वां प्रश्न। इसलिए मैंने आपको इस पर लिया था और आपके सभी क्वेश्चन हो जाएं। और ये आपका किस ग्रंथ में, 1 मिनट और रखें मेरे मित्रों, सभी को एक शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना, इससे देखें उनके भी क्वेश्चन आपको बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़े कठिन वाले टॉपिक हैं। तीसरा पार्ट जो टफ था, पहला सरल, दूसरा सरल, तीसरा टफ हो गया। तो आप प्रत्येक अपने मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन तो उनको मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या है? किस ग्रंथ में गढ़ संघों के विरुद्ध का प्रयोग का उल्लेख नहीं है? अर्थात गढ़ संघों का तो हो गया है, लेकिन गढ़ संघ कहते हैं आपस में लड़ते नहीं थे, आपस में संधि संबंध था, आपस में मित्रता थी। और मित्रता कौन कहता है? चाणक्य कहता है। और मित्रता पे बल कौन देता है? चाणक्य कहता था शास्त्र। तो इसका चाणक्य कहता है मित्रता पे बल देता है, इसलिए इसका आंसर हो गया अर्थशास्त्र। और इस प्रकार आपके ये 90 प्रश्न आज हुए। कल आपको कौन सा टॉपिक चलेगा? बिंदुसार चलेगा। तो बिंदुसार के लिए कल तैयार रहें।
एक वीडियो में आपको बिंदुसार समझाया जाएगा मेरे मित्रों। ठीक है, कल मिलते हैं। और फिर कल क्यों, आपका हिस्ट्री में तो कल मिलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल में आपको 3 बजे फिर मिलने वाला हूँ। बहुत बढ़िया क्लास, आपके अनुच्छेदों के अनुच्छेद हो जाएंगे राष्ट्रपति के आज। और कल आपको राष्ट्रपति पढ़ के आना है, अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़ के आना है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं। ठीक है मेरे मित्रों, नमस्कार।